जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को कंफर्म हो ही गया होगा, जो हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड है, इसका जो आपका एग्जाम होगा, जो आपका ये जून महीने तक वहां पे हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपके पास बिल्कुल वहां पे कम टाइम बचा हुआ, तो यहाँ पे जितना हो सके आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे करनी है जिनके ज्यादा चांस है पेपर में क्वेश्चन आने के। हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करेंगे और सेम ये वही क्वेश्चन आपके होंगे जिनके ज्यादा चांस रहेंगे पेपर में आने के। यानी सेम जैसे हमारा पेपर आता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके, मैथ, यानी पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इससे एक फायदा आपको ये भी मिलेगा कि आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन भी वहाँ पे हो जाएगा और आप ये भी देख लोगे कि हम ये जो 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं इनमें क्या स्कोर हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो जो चीज़ जैसे दोस्तों मैं बता रहा हूँ वैसे आप यहाँ पे तैयारी करते हुए चलिएगा। और दोस्तों वैसे जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको दे रखे हैं व्हाट्सएप पे, एक बार वो कंप्लीट नोट्स भी आप तैयार कर लेना। यकीन मान चला सारे नोट्स आपको बने बनाए वहाँ मिल जाएंगे। अब इतना टाइम नहीं कि आप नोट्स बनाओ, उनका रिविजन करो, प्रैक्टिस वहाँ पे करो, बस वो नोट्स की एक बार फोटो कॉपी आपको वहां पे निकलवा लेना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है क्योंकि एक टॉपिक आपका है जनगणना, वहां से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो जैसा हमारा पैटर्न है सेम वैसे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें एक आइडिया ये भी लग जाए कि हमारा पूरा सिलेबस अपना तैयार है कि नहीं। वहां पे पहला क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला, क्या पूछा जा रहा है, पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर वहां पे है, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। ऑप्शन क्या है, झारखंड है, मध्य प्रदेश और राजस्थान और बिहार है। दो पेन और कॉपी लेके अपने पास बैठना, कम से कम ये काउंट कर लेना क्या स्कोर आपका हो रहा है। जी के 10 क्वेश्चन हमारे पेपर में अगर पूछे जाते हैं, इन 10 में हम कितने सही कर पा रहे हैं। अगर आपने 7 क्वेश्चन भी यहाँ पे सही कर लिया तो मान चलना सही तैयारी आपकी चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे, आप दिमाग में आ जाना चाहिए इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अपने पास इतना टाइम नहीं बचा है, हम लोग जल्दी लिखकर रिविजन करते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो सीधा जो आप इसका आंसर क्या बता दोगे, आप कहोगे सर हम यहां पे कहेंगे राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपको बता देना, ऑप्शन सी हमारा राजस्थान यहां पे हो जाता है। दोस्तों साक्षरता दर से आपसे 3 क्वेश्चन और एग्जाम में बन सकते हैं। एक आपसे ये पूछा जा सकता है, ये बताओ भारत की साक्षरता दर कितनी यहां पे, या सबसे ज्यादा कौन से राज्य साक्षरता दर ज्यादा है, या सबसे कम कौन सी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। ये 3 क्वेश्चन और आपसे वहां पूछे जा सकते हैं, ये तीनों भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर भारत की साक्षरता दर पूछा जाएगा दोस्तों, हम यहां बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे, तो भारत की आपको बताना है 74.04% साक्षरता दर पूरे भारत की हो जाएगी। अगर कभी क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया कि कौन से राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा यहां पे है, तो कहां की बताना है, ज्यादा में बताना है केरल राज्य। कहां का, केरल, कितनी है 94% आपको बताना। सबसे कम में किसका बताओगे, आप बताओगे बिहार राज्य का। कितना है यहां का 61.80% आपको पता वहां पे होना चाहिए। ये तीनों भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन के देखते हैं, यहां पे दिया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई हमसे पूछी जा रही है। चौड़ाई कितनी यहां पे होती है, क्योंकि अपना जो स्पोर्ट वाला टॉपिक है हमेशा देखा होगा एक क्वेश्चन आपका मिलता है, तो हम लोग सेम वैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जैसा हमारा पेपर यहां पे बनता है। आप बस माइंड में ये देखना है क्या स्कोर यहां पे आपका हो रहा है। डेली दोस्तों जो आपकी ये क्लास होगी 7 से डेली वहां पे क्लास होगी, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जरूर वहां पे करते हुए चलिएगा। तो ये बताओ अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैदान मैच में कि चौड़ाई कितनी होती है मैदान की, हमसे पूछी जाती है। वो यहां से और कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं सारे बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चन आपके टीसीएस पैटर्न अकॉर्डिंग ही मैं यहां पे करा रहा हूं, जैसा आपका टीसीएस वहां पे पूछती है और आपका एग्जाम भी टीसीएस वहां पे करा रहे थे, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में वहां पे नजर आएंगे। तो यहां पे सीधा सीधा आपको क्या बताना है, ये हो जाएगा 55 मीटर। ऑप्शन डी पे सीधा सीधा आपको टिक यहां पे कर देना। और क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रख लेना। देखो हमने चौड़ाई देख ली, अगर हमसे लंबाई पूछा जाता मैदान की लंबाई क्या वहां पे हो जाती है, तो मैदान की लंबाई सीधा बताना 91.4 मीटर आपको यहां बता देना है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ हॉकी जो मैच होता है, आप देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई किसी मान लो खेल का नाम दिया जाता है,
और हमसे यह पूछा जाता है कि इस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। जैसे कबड्डी में कितने खेलते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो अगर पूछा गया हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी खेलेंगे, आप कहोगे 11 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी बताओगे, हम कहेंगे 11 खिलाड़ी। वो इंपॉर्टेंट है तभी मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया हॉकी जो स्टिक होती है, हॉकी की जो स्टिक होती है, अगर इसकी पूछा जाए इसकी लंबाई क्या वहां पे होती है, तो आप बताओगे 105 सेंटीमीटर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सारे किसी न किसी पेपर में आपके पूछे गए हैं पॉइंट। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका गेंद होता है, गेंद का वजन बताओ कितना वहां पे होता है, तो आप क्या कहोगे, ये दोस्तों हो जाएगा 156 से लेके 163 ग्राम वेट आपका बॉल का वहां पे हो जाता है। अब ये तो आपको एक पॉइंट पता ही है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा, आप सीधा सीधा कह दोगे हॉकी यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन कभी ये पूछ लिया जाए, ये बताओ FIH का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ बताओगे, आप बताओगे लॉशान। ये कहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे बता देना। तो ये सारे पॉइंट भी एक बार देखना। देखो मेरा मतलब ये होता है कि अगर आप मान लो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर रहे हो, तो और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती, कम से कम वो सारी चीज़ें भी हमें वहाँ पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या चीज दी जा रही है। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता जी का नाम बताओ क्या हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, विष्णु पुराण के अनुसार पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या है। ऑप्शन सीधा सीधा सामने यहाँ पे दिख रहे हैं आपके, तो बताइए क्या राइट आंसर यहाँ बताओगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया तो। दो फटाफट आप देखो, इनमें सीधा सीधा फंडा है भाई, आ रहा तो आ रहा, नहीं आएगा तो आप क्या कह दोगे, सर हम कहेंगे यहाँ पे क्या, मुरा नाम हो जाएगा, जो क्या हो जाती है, एक शिकारी की पुत्री यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन बी पे आपको सीधा सीधा टिक बच्चों यहाँ पे कर देना है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी का नाम बताओ क्या होता है, बहुत फेमस है यहाँ पे, तो गुरु का नाम क्या बताओगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे चाणक्य। क्या कहोगे, चाणक्य भी ऑप्शन में आ सकता है, या फिर आपसे विष्णुगुप्त भी वहां पे लिखा हुआ पूछा जा सकता है। चाणक्य आएगा या विष्णुगुप्त यहाँ पे आएगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया, एक बताओ मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई है। मौर्य साम्राज्य की अगर स्थापना आपसे पूछ लिया जाए कब हुई थी, आप कहोगे यहाँ पे 322 ईसापुर। 322 ईसापुर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया मौर्य साम्राज्य की राजधानी बता दो क्या वहां पे थी, अगर इसकी आपसे राजधानी पूछ ली जाती मौर्य साम्राज्य की, तो राजधानी क्या बताओगे, आप बताओगे सर हम कहेंगे पाटलिपुत्र इसकी राजधानी आपकी हो जाती है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये टीचर ऐसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके, सेम वैसे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। यहाँ पे टाइम आउट नियम किस खेल में लागू होता है, टाइम आउट नियम किस खेल में लागू होगा, बैडमिंटन है, कुश्ती है, जूडो है, क्रिकेट है, तो कौन से खेल में शामिल होगा बच्चों, सीधा आंसर बताना आपको, क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ बता देना। इसका अभी जल्दी आपका एग्जाम जो SSC GD में पिछली बार वहां पे हुआ, सीधा सीधा टीचर्स ने ये क्वेश्चन वहां पे आपका पूछ लिया गया। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा हमें ये बताओ टाइम आउट का समय कितना होता है, यानी कि जस्ट टाइम में देखो, इसका मतलब ये होता है, पहले ये देख लो कि टाइम आउट आखिर है क्या चीज़। जैसे आप देखा होगा कोई खिलाड़ी मान लो खेल रहा है, अगर मान लो वो आउट वहाँ पे हो, तो जो नया खिलाड़ी आएगा दोबारा पवेलियन से आता है वहां पे, तो वो कितने समय के अंदर वहां पे आ जाना चाहिए, अगर उतने टाइम में वो क्रीज में नहीं पहुंचता उसे भी आउट वहां पे दे दिया जाएगा। ये मेन होता है टाइम आउट। ये किसमें है, पर क्रिकेट मैच में अब देखा जाने लगा है। अब यहाँ पे समय की बात हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो अगर पहले ये हम बात करें जो टेस्ट मैच होते हैं इसमें कितना टाइम आपको मिलता है, इसके बाद जैसे आपका ODI मैच हो गया या आपका T20 मैच होते हैं, इसमें कितना टाइम आपको मिलता है। तो टेस्ट मैच की दोस्तों हम लोग बात करें, यहाँ मैक्सिमम आपको 3 मिनट का टाइम मिलता है, और 20 मैच में आपको 2 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाता है। यानी आपको 3 मिनट के अंदर क्रीज में आ जाना चाहिए टेस्ट मैच में, 2 मिनट के अंदर आप आ जाओगे ODI मैच और T20 मैच में। अगर
क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए उस खिलाड़ी का नाम बताओ, जो पहला खिलाड़ी जिसे टाइम आउट यहाँ पे दिया गया था, तो पहला खिलाड़ी कौन यहाँ पे हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा बताओगे आप एंजेलो को। किसका नाम बताओगे यहाँ पे? नाम सीधा सीधा आप लिखोगे यहाँ पे एंजेलो, एंजेलो, एंजेलो हो जाएंगे, एंजेलो मैथ्यूज, मैथ्यूज हो जाएंगे। और ये कब हुआ आउट हुए थे दोस्तों? जो आपका 2023 का जो विश्व कप वहां पे हुआ था, उनमें इन्हें सबसे पहले आउट घोषित वहां पे आपका किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कृष्णा जिले के आपका कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति वहां पे हुई थी? कुचिपुड़ी है, कथकली है, कथक है, मोहिनी अट्टम है। तो कौन से शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है, ये चीज यहाँ सीधा सीधा पूछा गया है। तो क्या बताओगे बच्चों आंसर? सीधा सीधा आपको क्या बताना है? आप कहोगे सर हम बता देंगे कुचिपुड़ी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अगर कभी आपसे कथकली पूछे कहाँ का नृत्य है, मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है, तो क्या बताओगे? इन दोनों को बताना है। ये कहाँ के हो जाएंगे? केरल राज्य के। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे? मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कथकली भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। दोनों का आंसर केरल ही वहां पे हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पता आपको होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपके। हरित क्रांति के दौरान कौन सी नई कृषि पद्धति वहां पे शुरू की गई थी? पारंपरिक बीजों का उपयोग है, जैविक खेती की विधियां हैं, आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग है, या पशु श्रम पर निर्भरता है? तो कौन सी तकनीक की बताओगे? क्या आंसर इस क्वेश्चन को हो जाएगा? ध्यान से देखिए फिर बताइए राइट आंसर क्या हो सकता इस क्वेश्चन का, अगर पेपर में क्वेश्चन आपका आ गया। और ये सारे क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न के ही, अभी जो प्रेजेंट टाइम पे आपका टीसीएस पूछ रही, सेम वही सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी करा रहा हूँ। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या आपको बताना है? आप यहाँ कहोगे सर आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी पे आपको टिक यहाँ पे सीधा सीधा करना है। अगर कभी आपसे देखो 2-3 पॉइंट और याद करना, यहां पे जनक आपसे पूछा जाता है सीधा कि हरित क्रांति के जनक कौन यहां पे होते हैं, तो पहला को 2-3 याद कर लेना। अगर बात यहां पे विश्व की होगी तो विश्व में अलग नाम हो जाएगा, अगर भारत की बात होगी अलग नाम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो भारत नाम बताना किसका? एम एस स्वामीनाथन का, एम.एस. स्वामीनाथन का नाम बताना है आपको। विश्व की बात करेगा किसका नाम बताओगे? आप कहोगे सर नॉर्मन बोरलॉग को, बोरलॉग का नाम यहाँ पता होना चाहिए। ये दोनों भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों के नाम आपको बिल्कुल यहाँ पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अगर जून महीने में जो आपका एग्जाम लग रहे हो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बस तैयारी करते रहना, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा नया है जो पहली बार आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट तैयारी वहाँ पे कर रहा है और उस बच्चे को ये नहीं पता सर हम कहाँ से तैयारी करें, कैसे हम अपना एग्जाम वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों ये मान चलना एग्जाम निकालना और जो एग्जाम के लिए तैयारी करने से 2 चीजें होती है। सबसे पहली चीज ये आपकी यहाँ पे हो जाती है कि जिस पेपर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सेकंड हमें ये पता होना चाहिए क्या चीज हमें नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसा तो है नहीं मान लो बुक लेके आप बैठ जाओगे वहां पे, पूरी बुक तो आप तैयार नहीं कर पाओगे इन 3 महीने के अंदर वहां पे। तो आप केवल वो चीजें पढ़नी है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे जो आपको कंप्लीट नोट्स मैंने दे रखे हैं, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री, जीके, मैथ, इनके जो प्रॉपर हैंड नोट्स मैंने दे रखे हैं, बस मैं बता रहा हूं एक बार तैयार कर ले। नोट्स आपको बनाने में जो होगा टाइम वेस्ट हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होगा। ये नोट्स बिल्कुल शॉर्ट नोट्स उसी के अकॉर्डिंग ही तैयार किए हैं कि केवल उतनी चीजें आपको बताई जाएंगी वहां पे जो हमारे पेपर के लेवल के हैं और जो हमारे पेपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे नोट्स आपको जो एप्लीकेशन है यहाँ पे अपलोड कर दिए गए। सीधा प्ले स्टोर पे जाना, एनए वाला सर्च करना, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये सेम फोल्डर आपका ओपन होगा। यहाँ पे
कंप्लीट नोट्स आपको ऑल सब्जेक्ट के यहाँ मिल जाएंगे, साथ में 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ताकि आप अपने रैंक पता कर पाओ और 1 घंटे में क्या आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, गलत कर पा रहे हो। प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों यहाँ पे आप जरूर आप दीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान वहां पे की हैं, कि 1 सूची है, 2 सूची है, 3 सूचियां हैं या 4 सूचियां हैं, तो कितनी सूचियां वहां प्रदान की हैं, तो क्या बताओगे आप? सीधा सीधा कहोगे सर हम कहेंगे 3 सूचियां। फटाफट देखते जाओ क्या स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इस अधिनियम में कितने प्रांत वहां पे बनाए गए थे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रांत बनाए गए थे, आप सीधा सीधा क्या कहो 11 प्रांत यहाँ पे बनाए गए थे। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ संघीय न्यायालय की स्थापना कब वहां पे हुई थी, क्या क्वेश्चन अगर पूछा जाए, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए यहाँ पे संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना कब वहां पे हुई थी, तो क्या बताओगे? इसकी स्थापना दोस्तों 1937 में आपके इसी अधिनियम के तहत यहां पे हुई। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा संघीय न्यायालय की स्थापना कब वहां पे हुई थी, इसी अधिनियम के तहत आपके 1937 में इस अधिनियम की स्थापना वहां पे हुई थी। चलिए, भारत का महान्यायवादी को कानूनी सलाह कौन प्रदान वहां पे करेगा? जो भारत का न्यायवादी होगा, राज्य के राज्यपाल है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं या संघ सरकार है, तो किसका आंसर क्या बताओगे आप? कहोगे सर अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया हम कहेंगे संघ सरकार, कहोगे ऑप्शन डी पे सीधा सीधा टिक आपको यहाँ पे कर देना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए जो महान्यायवादी होता है इसकी नियुक्ति जो होती है किसके द्वारा वहां पे की जाती है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, आप क्या कहोगे? सर हम कह देंगे महान्यायवादी की नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति यहां पे करता है। अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाए महान्यायवादी जो होता है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो दोस्तों इसका कार्यकाल जब तक राष्ट्रपति यहां पे चाहेगा तब तक इसका कार्यकाल वहां पे हो जाता है, कोई निश्चित कार्यकाल इसका यहां पे नहीं होता है। और करंट अफेयर का एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा हमें ये बताओ प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में महान्यायवादी कौन यहां पे हैं, तो किसका नाम बताओगे आप? बताओगे आर वेंकटरमणि। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्रेजेंट टाइम पे हो जाएंगे भारत के महान्यायवादी आपके ये वहां पे हो जाते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, ये आपका करंट अफेयर में ये प्रेजेंट टाइम पे एसएससी की बहुत ज्यादा पूछ रहा वहां पे, तो ये नाम आपको पता वहां पे होना चाहिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित वहां पे किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या बंबई अधिवेशन, तो कौन सा अधिवेशन आप यहां पे बताओगे अगर पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया? दोस्तों यहां पे हर क्वेश्चन में वही करा रहा हूं जैसा प्रेजेंट टाइम पे जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, अब जो जिस लेवल के क्वेश्चन वहां पे आ रहे हैं सेम वैसे क्वेश्चन यहां पे कराए जा रहे हैं, ताकि आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां पे कर सको जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वहां पे। तो आप यहां पे क्या बताओगे? बंबई अधिवेशन का नाम बताना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अगर कभी दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक हमें ये बताओ यहां पे जो भारत छोड़ो प्रस्ताव यहां पे आपका दिया जा रहा है ये कब पारित वहां पे हुआ था, कब पारित हुआ था, तो कब पारित बताओगे? 8 अगस्त 1942 में बताओगे, ये आपका पारित वहां पे हुआ था। अगर क्वेश्चन ये आपसे कभी पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, जब भारत छोड़ो आंदोलन आपका चल रहा था उसका नारा क्या वहां पे था, तो नारा दोस्तों इसका सिंपल सा था, करो या मरो। क्या नारा हो जाएगा? सिंपल सा, करो या मरो, करो या मरो, यानी डू और डाई, ये आपका नारा यहां पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया बंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यहां पे बंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो यहां पे नाम किसका बताना है? सीधा सीधा बताओगे आप यहां पे मौलाना, नाम क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद।
आजाद। ये नाम याद करना कि बंबई जो आपका अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, इसका नारा क्या दिया गया था, कब आपका ये पारित वहां पे हुआ था, सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस उत्तरी राज्य को, क्या पूछा जाए, उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2011 जनगणना के हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया और आपके पेपर में भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, किसका नाम बताओगे, कौन सा राज्य यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर उत्तरी राज्य की बात हो रही है और साक्षरता दर सबसे अधिक भी वहाँ पे होना चाहिए, हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन डी पे आपको सीधा सीधा टिक यहाँ पे कर देना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया हिमाचल प्रदेश की राजधानी, इसकी राजधानी क्या है, राजधानी क्या बताओगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे शिमला, इसकी राजधानी यहाँ पे हो जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अच्छा पंजाब राज्य की साक्षरता दर कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 75.84% है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ये बता उत्तराखंड जो राज्य है इसकी स्थापना एग्जाम में कई बार आती है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य जो है ये यूपी से अलग हो गया, उत्तराखंड बना था वहां पे, तो ये कब वहां पे अलग हुआ था, यानी ये राज्य का दर्जा कब वहां पे मिला था। तो अगर इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए उत्तराखंड राज्य की, तो आप क्या कहोगे, 9 नवंबर 2000 याद आप यहां पे कर लीजिएगा। हरियाणा राज्य की साक्षरता दर यहां पूछी जाती तो क्या बताओगे, 65.94% यहां पे किसकी हो जाएगी, हरियाणा राज्य की साक्षरता दर यहां पे आपकी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें क्या चीज पूछी जा रही है। यहाँ जो हमारे मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए, 5 क्वेश्चन मैथ के बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, बस कैलकुलेशन अगर आपको पता है तो 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से वहां पे आप सही कर लोगे। तो मैथ का भाई एक भी क्वेश्चन में गलत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। शहर में रहने वाली कुल जनसंख्या 60% पुरुष है और पुरुषों में 65% साक्षर है। यदि शहर में हर 100 लोगों में से 70 साक्षर हैं, तो शहर में महिलाओं में से कितने प्रतिशत निरक्षर हैं। तो एक बार देखो, सोचो कैसे सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मैथ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं केवल मतलब उसकी लैंग्वेज पकड़नी, सवाल में क्या चीज़ दी जा रही है और हमसे क्या पूछा जा रहा है और हम कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से वो कैसे सॉल्व करोगे। हमने स्टार्टिंग में माना कि मान लो 100 लोग थे, यहाँ पे संख्या कितनी यहाँ पे होगी, सवाल दी जा रही है 100 लोगों में से, ठीक है। इसमें अगर 60% पुरुष हैं तो 60% में 60 अगर पुरुष हो गए तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, महिलाएं कह दो 40 हो गए, ये मेल हो गए, यहाँ हमने लिख दिया फीमेल यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब देखो सवाल में आ जाओ, फिर कहा जा रहा है पुरुषों में 65% साक्षर हैं, यानी कि इसके अगर 60% टोटल हैं, अब इसमें अगर 65% इसका आप निकालोगे, क्या करोगे, बटे 100 यहाँ पे करोगे, इसे सोल्व करो कितना आएगा, 0 0 काटा, 2 तिहाई 6 हुआ, 2 पंचे 5 से काटा, 5 1 5, 5 1 15, 13 13 39, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 39 क्या हो जाएंगे आपके, ये हो गए साक्षर। ये क्या हो गए, आपने कहा इतने लोग साक्षर हो गए। अब सवाल में ये भी बोला जा रहा है कि टोटल साक्षर कितने हैं, 70 यहाँ पे हैं। अगर 39 मान लो साक्षर पुरुष हो गए, महिलाएं कितनी बची यहाँ पे, तो 70 में आपने क्या किया, 39 यहाँ पे माइनस कर दोगे, तो 70 माइनस किया कितना हो गया, आपने कहा 31 आ गया। ये 31 क्या हो जाएंगे, 31 तो आपने कहा ये साक्षर है हमारे। तो अब बताओ अगर 40 में 31 पढ़े लिखे हो गए तो बिना पढ़े लिखे की संख्या कितनी हो जाएगी, वो आप कह दोगे कितनी, 9 यहाँ पे, ये हो जाएगी अनपढ़ों की संख्या, पढ़े लिखे नहीं है। सवाल में यही चीज हमसे पूछा जा रहा है। तो शहर में महिलाओं के कितने प्रतिशत निरक्षर यहाँ पे हैं, तो संख्या कितनी है, 9, निरक्षरों की संख्या कितनी है, आप कहोगे 9, और टोटल कितने हैं महिलाएं हैं 40, तो बटे कर दोगे 40, परसेंटेज क्या कर दोगे 100 से गुणा, 0 0 काट दिया, 2 दूना 4 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ, 5 9 45 बटे 2 किया, ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे 22.5% आप कह दोगे महिलाएं आपकी निरक्षर यहाँ पे हो जाएंगे 22.5%, यानी सीधा सीधा क्या कह दोगे, ऑप्शन सी पे आपको टिक करना। एक बार स्क्रीनशॉट इसकी लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में प्रेजेंट टाइम पे देखने को आपको पेपर में मिल रहे हैं वहाँ पे।
यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है तो sec थीटा का मान बताओ क्या वहां पे हो जाएगा। देखो मैथ में आपके 3 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आएंगे, 2 क्वेश्चन एडवांस मैथ के आते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे लिखा है √3 गुड़े, देखो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, इसे हम लोग लिख सकते हैं। बराबर क्या दिया है आपको, 3 sin थीटा यहाँ पे दिया गया। अब अगर हम ये कहें दोनों पक्षों को हम sin थीटा से भाग कर दें, sin थीटा से यहाँ पे हमने क्या किया, भाग इधर कर दिया और sin थीटा से भाग हमने इधर कर दिया। यहाँ ये sin थीटा ये कट गया, ये कट गया, हमें 2 कट गए, यानी यहाँ पे क्या बचा आपका √3 cos थीटा बराबर यहाँ पे 3 बच रहा है। तो यहाँ पे एक चीज ये बताओ, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो गया आपका, ये हो गया दोस्तों आपका √3/3 यहाँ पे हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखो sec थीटा हमसे पूछा जा रहा है, तो sec और cos क्या होते हैं, एक दूसरे जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर sec थीटा √3 दिया है, sec थीटा कितना यहाँ पे हो जाएगा हमारा, sec थीटा जो पूछा जा रहा है इसको जस्ट हम इसका उल्टा यहाँ पे कर दें, कितना हो जाएगा 3/√3 आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा आंसर क्या कह दोगे, 3/√3 किस में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका दिया, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये बताओ 170 मीटर और 480 मीटर लंबाई 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः, एक दिशा मतलब एक रेलगाड़ी इधर चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी भी ऐसे यहाँ पे चलेगी, दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही वहां पे। और इनकी लंबाइयां क्या दी गई, एक की लंबाई 170 मीटर है और दूसरी लंबाई क्या है आपकी 480 मीटर यहाँ पे आपकी दी जा रही है। अब इनके चाल क्या है, एक की चाल मान लो 80 यहाँ पे दी गई और एक की चाल आपकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल यहाँ पे दी जा रही है। और ये पूछा जा रहा है कि जो पीछे यानी कि चाल से गतिमान है, पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय मिनट में वहां पे लगेगा, ये चीज पूछी जा रही है। आप देखो कैसे सॉल्व करोगे, आपका समय बराबर होता है दूरी बटे चाल यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, 170 मीटर ये लंबाई है, 480 ये है, तो टोटल लंबाई कितनी हमारी हो गई, आप कहोगे ये हो गई आपकी 650 मीटर आपकी हो गई। अब यहाँ पे जो आपका चाल पूछी जा रही स्पीड क्या हो जाएगी, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में वहां पे चलती इनका जो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सबसे पहले क्या करो, ये किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग किसमें बदल लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में। इसको हम लोग कितने से गुणा कर देंगे, आपको 5/18 से। अब इसी फार्मूला में सारे वैल्यू रख दो, तो दूरी बराबर क्या है आपकी 650 यहाँ पे हो गई, बटे चाल क्या हो गई आपकी 10, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड 5/18 करेंगे, 18 हमने यहाँ पे ऊपर ले लिया। ये सवाल जो इसका आंसर यहाँ पे दोस्तों आएगा, ये आएगा सेकंड में, आंसर किस में आएगा, सेकंड में आएगा। लेकिन हमें पूछा किस में जा रहा है, मिनट में, तो सेकंड को मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/60 से आप यहाँ पे भाग कर देंगे। अब इसे सोल्व करिए, 10 से 10 सीधा सीधा काट दो यहाँ पे, और 6 से काटा ये 10 हुआ, यहाँ पे 6 18 हो गया, 5 से काटिए 5 1 5, 5 3 15, 13 13 13 26 13 39, कितना हो गया 39/10 हुआ, बरा इसका मतलब 3.9 से आपका मिनट आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सीधा सीधा क्या कहोगे 3.9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे टिक कर देना है। चलिए अगला सवाल आता है, एक समूह में 30 विद्यार्थियों का औसत आयु 18 वर्ष है। दोस्तों अच्छे से ये देखो, जो आप पेपर वहां पे दोगे ना, आप पेपर का लेवल सेम ऐसा यहाँ पे आने लगा है, यानी अब इतने ज़्यादा नॉर्मल भी क्वेश्चन नहीं आते ना, इतना ज़्यादा हार्ड वहां पे आते हैं, मॉडरेट लेवल के वहां पे आते हैं। वहां बस ये देखा जाता है कि आप 1 घंटे में 60 मिनट में 50 क्वेश्चन में कितना स्कोर वहां पे कर सकते हो। नर्सिंग असिस्टेंट दोस्तों अगर आप एग्जाम क्वालिफाई वहां पे करना चाहते हो, अपना टारगेट कैसे भी करके ये मान चल रहा है कि हमें 40+ क्वेश्चन सही करने, तभी हमारा सिलेक्शन वहां पे होगा। और जो नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं, अगर आपने वो भी सारे तैयार कर लिए, तो आपका जब पेपर लगेगा, पेपर के क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। एक समूह में 30 विद्यार्थियों का औसत आयु आपकी 18 वर्ष है। जब शिक्षा की आयु शामिल वहां पे की जाती है, समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु बताओ क्या हो जाएगा, बस दोनों की आयु योग निकाल लो। पहले ये बताओ, अगर 30 विद्यार्थी हैं, औसत अगर 18 है, इनका योग कितना हो जाएगा ऊपर, तो योग यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका कितना
30 गुणे 18 करोगे, इसका मान कितना निकल के आ गया, 540 वर्ष आ गया। अब यहाँ सवाल बोला गया है अगर शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, अभी 30 विद्यार्थी थे, अब कितनी संख्या हो जाएगी, 31, क्योंकि शिक्षक एक बढ़ गए, शामिल की जाती है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अगर एक पहले 18 थी, अब कितने हो गए, 19 हो गई, तो योग क्या हो जाएगा, 31 गुणे 19 करोगे, ये हो गया 589, 589 यहाँ पे आपका हो गया। अब ये बताओ इसमें डिफरेंट कितना है यहाँ पे, ये क्यों आपका ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक शिक्षक की आयु ज़्यादा शामिल की गई है। तो इन दोनों का डिफरेंट यहाँ पे जब लोगे कितना आपका आ रहा है, ये 49 ईयर यहाँ पे आ रहा है। तो आप सीधा सीधा क्या कहोगे, 49 साल शिक्षक की आयु यहाँ पे हो जाएगा 49 में, सीधा सीधा ऑप्शन सी पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन आता है यदि साइन x बराबर 3/4 है तो कॉस x का मान बताओ यहाँ पे कितना हो जाए। कॉस x का मान बताइए कितना यहाँ पे होगा। देखो सिंपल से एक फॉर्मूला हमें ये पता था कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस बराबर ये हमारा एक यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन x बराबर 3/4, तो यहाँ पे अगर हम ये रख दें 3/4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस का कॉस स्क्वायर x बराबर 1 हो गया। अब इसके मान कितना हो, 3 तरह का 9 हुआ, 4 चौक 16 हो गया, और प्लस का कॉस स्क्वायर x बराबर ये आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम ये भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 9/16। अब इसको सोल्व करें कितना यहाँ पे आ जाएगा, 16 के 16, 16 में 9 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, आप कहोगे 7। यानी यहाँ पे हमारा हो गया कॉस स्क्वायर x बराबर 7/16। अब ये बताओ कॉस x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √7/16। दो ये आपका अब cos x बराबर, जैसे हम ये भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे cos x बराबर ये √7 इसके ऊपर लगा रहेगा, लेकिन 16 का वर्गमूल कितने को हो जाएगा, 4 का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है cos x का, ये हो जाएगा कितना, √7/4, √7/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ बता दोगे। मैथ बिल्कुल नॉर्मल आएगी, अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से वहाँ पे आप बता लोगे। अगला क्वेश्चन आता है फिजिक्स का, आता है यहाँ पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु की गति ध्वनि का वेग अधिक हो जाता है उसे गति से चलना कहा जाता है। सबसोनिक गति है, सुपरसोनिक गति है, अल्ट्रासोनिक गति है, एक मॉक गति है। तो आंसर क्या बताओगे इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे सीधा सीधा सुपरसोनिक गति बताओगे, ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आज देखो क्या बताया जा रहा है, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि के वेग से अधिक हो जाती है तो ध्वनि का वेग कितना होता है, नॉर्मली आप कहोगे 343 मीटर पर सेकेंड। इससे अगर अधिक गति हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक गति आप यहाँ पे कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पेपर में आता है कि जो आपकी ध्वनि की गति किस पे निर्भर करती है, ध्वनि की गति किस पे निर्भर करती है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो किस पे निर्भर करेगी, आप कहोगे माध्यम का जो तापमान होगा, माध्यम के तापमान हो गया, और उसके दबाव पे आपका ये हमेशा निर्भर वहां पे करता है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में आओ, बताओ निम्नलिखित द्रवों में से किसका घनत्व सबसे कम है, ताजा पानी, नमकीन पानी, पेट्रोल, मरकरी। पूछा क्या क्या जा रहा है, घनत्व सबसे कम बताओ किसका है। तो इनमें से घनत्व किसका सबसे कम यहाँ पे हो जाएगा, ताजा पानी, नमकीन पानी या पेट्रोल। हम कहेंगे पेट्रोल का, ऑप्शन सी पे सीधा सीधा आपको टिक यहाँ पे कर देना है। दोस्तों पहले ये बताओ पेट्रोल का घनत्व कितना यहाँ पे होता है, आप कहोगे 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। अगर ताजा पानी के पूछा जाए क्या होता होगा, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नमकीन पानी का अगर पूछा जाएगा 1.025 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका हो जाएगा। और वैसे आपका मरकरी का पूछा जाए तो 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। तो किसी का पूछा जाएगा तो हमने देखा पेट्रोल का सबसे कम घनत्व यहाँ पे हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बताओ चमगादड़ अंधेरी रात में शिकार की खोज और उड़ान के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और प्रतिबिंब
का पता लगाते हैं वहां पे कि सोनिक तरंगे हैं, हाइपरसोनिक तरंगे हैं, सबसोनिक तरंगे हैं या अल्ट्रासोनिक तरंगे, तो क्या बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर? अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया हम कहेंगे क्या आंसर होगा, आप कहोगे अल्ट्रासोनिक तरंगे, ऑप्शन डी आप सीधा राइट आंसर यहां पे कह दोगे। अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए अल्ट्रासोनिक तरंगों की, आप ये बताओ जो सोनिक तरंगे होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या वहां पे होती है, फ्रीक्वेंसी क्या बताओगे? 20 किलो हर्ट्ज यहाँ बताओगे, ये इनकी दोस्तों क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सोनिक तरंगे क्या होती है, तो ये सुनाई देने वाली जो ध्वनि होती हैं, यानी क्या बताओगे 20 हर्ट्ज से लेके आपका 20 किलो हर्ट्ज जो इनकी हो जाए, ये इनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाती है। और एक दिया सब सोनिक तरंगे दिया जा रहा है, ये क्या होती हैं, ये 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे यहाँ पे हो जाती हैं। और ये क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो हाइपरसोनिक तरंगे क्या होती हैं, यहाँ पे हाइपरसोनिक तरंगे होती हैं, इनकी जो मॉक 5 मॉक से अधिक गति वाली जो होती है उनको हम लोग हाइपरसोनिक तरंगे यहाँ पे कहा जाता है। तो फिलहाल क्या आप बताओगे, वो हो जाएंगे आपके अल्ट्रासोनिक तरंगे, यहां पे राइट आंसर आप बता देंगे। कठोर सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्योंकि ये बात तो आपको भी पता होगा, जब पानी मान लो जमता है उसका आयतन क्या आकार क्या तो बढ़ जाता है वहां पे। तो अगर क्वेश्चन ये कभी पूछा जाए, फिलहाल इसका आंसर बताओ क्या हो जाता है, तो हम बताएंगे पानी जमने पर फैलता है, यही आपका राइट आंसर ही तो हमारा हो जाएगा। क्योंकि जो पानी होता है, जब बर्फ बनता है, बर्फ क्या होती है, मतलब फैलता वहाँ पे, तो जैसे जो पानी होता है वो पाइपें क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक आपकी वहाँ फट जाती हैं। हम कहेंगे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक चीज़ और ये भी याद कर लेना कि पानी का घनत्व अगर पूछा जाए कब अधिकतम वहाँ पे होता है, तो आप क्या कहोगे, -4 डिग्री सेल्सियस। याद करना इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पानी का घनत्व सर्वाधिक कब वहाँ पे होगा, जब पानी का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे आपका हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, दंत चिकित्सक द्वारा मरीजों के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए उपयोग किए जाना वाला दर्पण का नाम बताओ। कौन से दर्पण का वहां पे यूज आपका होता है, तो कौन सा दर्पण है, जिग जैग दर्पण है, समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, कौन से दर्पण का यूज किया जाएगा? आप सीधा सीधा क्या कह दोगे, हम सर कहेंगे अवतल दर्पण का ही यूज वहां पे होता है। और अवतल दर्पण और कहां पे यूज होता है, आप कहोगे टॉर्च में, टॉर्च में। और कहाँ बताओगे, आप कहोगे हेडलाइट में इसका यूज होता है, हेडलाइट में। और कहाँ पे यूज बताओगे, जैसे दोस्तों आपका दूरबीन हो गया, दूरबीन में इसका यूज वहाँ पे किया जाता है। एक दोस्तों कभी अगर पूछा जाए दर्पण का सूत्र, क्योंकि जब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे ये दर्पण का सूत्र आपको पता वहाँ पे होना चाहिए। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया दर्पण का सूत्र बताओ वहां पे क्या होता है, हम बताएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला भी याद कर लेना, जब आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प वहां पे करेगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम है? केमिस्ट्री क्वेश्चन दोस्तों हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी हमारे पेपर में आते हैं। और केमिस्ट्री को इतने हार्ड क्वेश्चन आपके वहाँ पे नहीं आएंगे, बस आपको ये चीज़ पूछी जाती है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं आपके पास वहाँ पे। तो जो मैं क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूँ इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक बताओ सबसे कम है? सबसे कम गलनांक इनमें से बताओ किसका कम है? क्रोमियम है, हाइड्रोजन है, जिंक है, सिल्वर है। तो हम बताएंगे सबसे कम गलनांक किसका, हाइड्रोजन का। ऑप्शन बी पे आपको सीधा सीधा टिक यहाँ पे कर देंगे। दोस्तों गलनांक क्या है, गलनांक तो आपको पता ही वहाँ पे होगा कि वह तापमान जहाँ ठोस जो होता है किस में बदल जाता है, द्रव में। जो ठोस आपका द्रव बदलता है वही आपका गलनांक यहाँ पे हो जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन गलनांक कितना यहाँ पे होता है, ये हो जाए दोस्तों -1907 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आपका हो जाता है। तो यहाँ बस आप ये जान लो कि हाइड्रोजन गलनांक सबसे इनमें से आपका कम वहाँ पे। आपके एग्जाम में सीधा एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वहाँ पे एक सीधा सीधा पूछेगा, ये बताओ सबसे कम गलनांक वाला तत्व, सबसे कम गलनांक का तत्व कौन सा यहाँ पे है? तो वो तत्व आप बताओगे सीधा सीधा किसका नाम, हीलियम का। किसका नाम बताओगे, हीलियम का नाम बता देना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -269 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन कभी ये पूछ लिया जाए आपका धातु में सबसे कम
सबसे कम गलनांक वाला कौन सा हो जाएगा? आप बताओगे सीधा नाम मरकरी। जब आपका धातु शब्द वहां पे लगा रहेगा, माइनस का 38.83 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे हो जाता है। ये दोनों याद कर लेना। सबसे कम गलनांक वाला तत्व कभी अगर पूछा जाएगा, हीलियम का नाम बताना है। अगर यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाए धातुओं में सबसे कम गलनांक वाला कौन सा हो जाएगा, तो मरकरी का नाम बताना है। ये दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मालाकाइट किसका अयस्क खनिज है? लेड का, मैग्नीज का, मरकरी का, कॉपर का? बताइए क्या आंसर बताओगे अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा गया तो बच्चों सीधा सीधा क्या आंसर आपको बताना है। आप यहां पे बताओगे कॉपर। किसका? कॉपर बताओगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए मैलाकाइट का रासायनिक सूत्र बताओ, यहां पे क्या हो जाएगा, तो सीधा बताओगे Cu, इसका रासायनिक सूत्र क्या बता दोगे, Cu2CO3 और OH का होल ट्वाइस दोस्तों यहां पे आपका हो जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ कॉपर के अन्य अयस्क कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक दोस्तों यहां पे और आपका इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, चाल्कोपाइराइड। चाल्कोपाइराइड आपका ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, CuFeS2, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये बताओ लेड जो यहाँ पे दिया है, लेड का मुख्य अयस्क बताओ क्या वहां पे हो जाएगा, क्या बताओ, गैलेना। क्या बताओगे? हम बताएंगे सर गैलेना। क्या हो जाएगा? PbS यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मैग्नीज का बताओ क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या बताओगे आप, क्या हो जाएगा, पाइरो। इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, पाइरोलूसाइड यहाँ पे आपका ये नाम यहाँ पे हो जाएगा, पायरो MnO2 यहाँ पे हो जाएगा। अगर मरकरी का पूछ लिया जाए, मरकरी का अयस्क हम क्या बताएंगे यहाँ पे दोस्तों, आप सिन्नाबार लिख लेना। सिनेबार भी आ सकता है, सिन्नाबार भी लिखा हुआ हो सकता है। सिन्नाबार, सिनेबार दोनों एक ही मान दोस्तों आपका वहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके हो जाते हैं। किस तो हो सकता है क्या चीज़ आपके पेपर में कब वहाँ पे देखने को मिल जाए। अब बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रबर है? आपका लियोप्रीन है, मोनोप्रीन है, नियोप्रीन है, आइसोप्रीन है? बताइए क्या आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रबर है? तो सिंथेटिक रबर क्या होता है, वो आपका नियोनीन होता है। क्या? नियोप्रीन जो दिया जाए, नियोप्रीन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नियोप्रीन क्या होता है? ये आपका एक सिंथेटिक रबर होता है जो कि आपका क्लोरोफिन का पॉलीमर होता है। क्या होता है ये आपका क्लोरोफिन का पॉलीमर आपका वो हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आइए, क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है, ऑक्सीजन की खोज किसने की है? बताना है ऑक्सीजन की खोज किसने की है। कार्ल सीले है, हुक है, हाइजेनबर्ग है या विलियम है? तो ऑक्सीजन की खोज कभी अगर आपसे पूछा जाए किसका नाम बताओगे? कार्ल सीले का नाम दोस्तों बताना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और कार्ल सीले ने कब ऑक्सीजन की खोज वहां पे की थी? हम कहेंगे 1771 में वहां पे की थी। अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन का ये बताओ परमाणु क्रमांक क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ये भी पेपर में क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। क्रमांक क्या होगा आपका, हो क्या 8 यहाँ पे हो जाता है। देखो हुक का भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोशिका की खोज किसने वहां पे की है, कोशिका की खोज किसने की है, किसका नाम बताओगे? रॉबर्ट हुक का। इंपॉर्टेंट है पेपर में क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक का भी वहां पे बनता है। सूर्य की रोशनी में उजागर होने पर फास्जीन में बदल जाता है। क्लोरोफॉर्म में, एसीटोन में, बेंजीन में या आपका प्रोपाइलिन में? किसमें आपका ये बदल वहां पे जाएगा, किसमें बदल जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा। हम कहेंगे किसमें, क्लोरोफॉर्म बताना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। किसमें बदल जाएगा? आप कहोगे फ्लोरोफॉर्म में। देखो फास्जीन जो यहाँ पे आपका दिया जा रहा है ना, इसका अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए फास्जीन का सूत्र बताओ यहाँ पे क्या होता है? COCl2 आपको बताना है। ये क्या होती है? एक दोस्तों बहुत ही विषैली गैस यहाँ पे हो जाती है। अगर पूछा जाए क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताओ, CHCl3 यहाँ पे आपको बता देना है। एक यहाँ पे दोस्तों एसीटोन लिया जा रहा है। एसीटोन का अगर कभी सूत्र पूछ लिया जाए, इसका क्या हो जाएगा? आप कहोगे CH3COCH3। ये दोस्तों क्या होता है? एक प्रकार का आपका विलायक होता है। क्या होता है आपका? ये एसीटोन एक प्रकार का आपका विलायक यहाँ पे हो जाएगा।
पीवीसी का पूर्ण रूप क्या वहां पे होता है, पीवीसी का फुल फॉर्म दोस्तों बताओ क्या हो जाएगा। सामने ऑप्शन यहाँ पे आपके दिख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ये देखते चलना है क्या स्कोर आपका हो रहा है कि केमिस्ट्री क्वेश्चन आ रहा है, केमिस्ट्री में कितने सही कर पा रहे हैं, जो हमारा फिजिक्स हो गया उसमें क्या स्कोर हुआ, जीके में क्या स्कोर हो रहा है, बायोलॉजी में क्या स्कोर हो गया, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो पीवीसी का पूर्ण रूप हमसे यहाँ पूछा जा रहा है, इसका पूर्ण रूप सीधा सीधा हम लोग क्या बताएंगे, ये हो जाएगा पॉलीविनाइड क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन डी सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए जो आपका पीवीसी है इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग कहाँ बताओगे आप, कहोगे पाइप बनाने में, पाइप बनाने में इसका यूज होता है, या जो आपके केबल बनते हैं केबल बनाने में इसका यूज होता है। दोस्तों इसको फर्श बनाने में भी वहाँ पे यूज किया जाता है। पाइप केबल फर्श बनाने में किसका यूज होता है, पीवीसी का यूज वहाँ पे किया जाता है। क्रोमाइड किसका अयस्क खनिज है, जिंक का, यूरेनियम का, क्रोमियम का या टाइटेनियम का। क्रोमाइड का पूछा गया है किसका अयस्क है, तो क्रोमाइड किसका अयस्क बताओगे, सीधा सीधा आपको बताना है, ये होगा दोस्तों क्रोमियम का। ऑप्शन सी पे आपको टिक यहाँ पे कर देना है। क्रोमाइड का अगर सूत्र पूछ लिया जाए, क्रोमाइड का सूत्र दोस्तों बताओ क्या यहाँ पे होगा, ये आपको पता होना चाहिए। FeCr2Cr2O4 यहाँ पे हो जाए, ये क्या हो जाएगा आपका क्रोमाइड का सूत्र यहाँ पे हो जाता है। अगर दोस्तों कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत में क्रोमाइड जो होता है कहाँ पे पाया जाता है, ये क्वेश्चन जीके में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में क्रोमाइड कहाँ पे पाया जाएगा, तो दोस्तों ये कहाँ पे पाया जाएगा, आप सीधा सीधा क्या कहोगे, भारत दोस्तों सबसे ज्यादा ये आपका उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा के बाद कहाँ बताओगे, ये हो जाएगा कर्नाटक में। ओडिशा हो गया, कर्नाटक में, या आपका वहां पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये हमसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ जो आपका जिंक है, जिंक का अयस्क क्या यहाँ पे हो जाएगा, जिंक का अयस्क क्या होता है, एक आपका ZnH होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पाइलेराइट यहाँ बोला जाता है। यूरेनियम का अयस्क क्या होता है आपका यूरेनीनाइट होता है, यूरेनीनाइट, इसको कैसे लिखते हैं UO2 यहाँ पे दोस्तों आपका ये हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए टाइटेनियम का अयस्क क्या हो जाएगा, इल्मेनाइट, इसका क्या हो जाएगा, हम कहेंगे इल्मेनाइट आपका हो जाएगा। कैसे ये लिखा जाता है इल्मेनाइट, FeTiO3 दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ आपका जो यहाँ पे क्रोमियम आपका दिया जा रहा है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक क्या यहाँ पे होता है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक बताओ क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे 24, क्या कह दोगे 24, क्या हो गया परमाणु क्रमांक, आप कहोगे क्या परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, हम कहेंगे सीधा सीधा 24 आपका परमाणु क्रमांक इसका यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया जा रहा है। दोस्तों आपका हर को यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने सारे नोट्स आपको वहाँ पे दे ही रखे हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, पूरा सिलेबस का हम लोग रिविजन कर रहे हैं ताकि पूरा सिलेबस डेली अपना रिविजन भी हो जाए, और आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है हमारा वीक चल रहा है, आप उसको वहाँ पे देख के तैयार वहाँ पे कर सको। नाइट्रोजन की खोज किसने वहाँ पे की है, फैराडे है, हाइजेनबर्ग है, हुक है, रदरफोर्ड है। तो नाइट्रोजन की खोज अगर पूछा जाए, नाइट्रोजन की खोज किसने वहां पे की है, हम कहेंगे किसका नाम ले लेंगे, रदरफोर्ड का नाम लेना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। नाइट्रोजन खोज अगर पूछा जाए कब वहां पे की गई थी, तो दोस्तों इसकी खोज क्या बताओगे 1772 में, कब हुई थी 1772 में वहां पे की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना वहां पे होता है, हम कहेंगे 7 इसका परमाणु क्रमांक भी आपका हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वायुमंडल में नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, हम बताएंगे नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने परसेंटेज पाई जाती है, तब भी आप कहोगे 78% आपकी यहाँ पे पाई जाती है। यदि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ये बताओ जो फैराडे है, फैराडे ने क्या खोजा था, तो क्या खोजा था, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज इन्होंने वहां पे की थी। हाइजेनबर्ग ने किसकी खोज की है, आप बताओगे अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, हाइजेनबर्ग ने वहां पे दिया। हुक ने क्या दिया, अभी मैंने बताया कोशिका की खोज की किसने की, कोशिका की खोज आप बताओगे रॉबर्ट हुक ने वहां पे की थी। फलों और सब्जियों में आपके कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग वहां पे देता है, कैरोटीन का पूछा जा रहा है कि कौन सा रंग देगा, हरा है, गुलाबी है, नारंगी है, नीला है, कौन सा रंग यहाँ पे प्रोवाइड आपका ये कराएगा, तो रंग का नाम क्या बताओगे, वो हो जाएगा दोस्तों नारंगी रंग बताओगे। ऑप्शन सी पे सीधा सीधा आपको टिक यहाँ पे कर देना है।
अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये बताओ कैरोटीन जो होता है किसमें सबसे ज़्यादा पाया वहाँ पे जाता है, तो किस में होगा? जैसे आपका दोस्तों गाजर हो गया, गाजर हो गया, या आपका शकरकंद हो गया, शकरकंद हो गया, एक जैसे आपका कद्दू हो गया, कद्दू हो गया। इनमें क्या होता है? कैरोटीन बहुत मात्रा में आपकी वहां पे पाई जाती है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए हरा रंग किसकी वजह से यहाँ पे होता है, हम क्या बताएंगे? क्लोरोफिल की वजह से हरा रंग यहाँ पे आता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए नीला रंग किसकी वजह से आता है, आप क्या बताओ? ये आपका नीला रंग होता है किससे आता है? आपका एंथोसाइनिन से आता है। किससे आता है? एंथोसाइनिन से आपका नीला रंग यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ गुलाबी रंग किससे यहाँ पे आता है, आप क्या कहोगे? ये आपका लाइकोपीन से आता है। गुलाबी रंग किससे आएगा? आप कहोगे लाइकोपिन की वजह से गुलाबी रंग वहां पे आता है। जैसे कि आपका जो टमाटर कभी सारे आपके गुलाबी रंग दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? लाइकोपिन की वजह से। अगर उससे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है अगर कैरोटीन की कमी से क्या वहां पे होता है, अगर कैरोटीन के हमारे शरीर में कमी वहां पे हो जाती है तो क्या दिक्कत आती है? आप कहोगे रतौंधी। क्या दिक्कत आएगी? आप कहोगे रतौंधी दिक्कत आती है, नाइट ब्लाइंडनेस वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट आपको वहां पे हो जाती है। अगला क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है ये बताओ आपका एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या है? एनाल्जेसिक क्या आपका हो जाएगा? अम्लता से राहत देते हैं, दर्द में राहत देते हैं, खुजली में राहत देते हैं, या सूजन में राहत देते हैं, या एनाल्जेसिक क्या वहां पे हो जाएगा? आप कहोगे सीधा सीधा ये दर्द में राहत वहां पे देंगे। क्या कहेंगे? दर्द में राहत देंगे। ऑप्शन बी पे आपको सीधा सीधा टिक वहां पे कर देना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र यहाँ पे क्या होता है ये बताओगे? एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र यहाँ पे होगा तो ऑप्शन ए ही सीधा सीधा आपको यहाँ पे टिक यहाँ पे कर देना है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए ये बताओ एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या वहाँ पे होती है? संयोजकता, ये संयोजकता दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नाइट्रोजन की संयोजकता बताओ, नाइट्रोजन क्या होती है? ये भी -3 यहाँ पे हो जाएगी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ये बताओ एल्यूमिनियम जो नाइट्राइड यहाँ पे दिया जा रहा है इसका गलनांक अगर पूछ लिया जाए, इसका हमें ये बताओ आप गलनांक, गलनांक कितना यहाँ पे हो जाएगा? तो ये आप दोस्तों बताओगे 2200 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या हो जाएगा? गलनांक यहाँ पे हो जाता है। तो कोई भी चीज़ पूछे जाए सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और जो आपको नोट्स मैंने दे रखे हैं बस वो तैयार कर, चाहे रट्टा मान लो कैसे भी तैयार करना, लेकिन पेपर एक बार तैयार करके जरूर आपको वहाँ पे जाना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान और का द्रव्यमान समान होगा। न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, आइसोप्रोन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका आंसर क्या बताओगे आप? कि जो आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान दोस्तों होता है ये आपका न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ऑप्शन ए पे सीधा सीधा टिक यहाँ पे कर देना है। अगर कोई ये बताओ जो प्रोटॉन का द्रव्यमान इसका कितना यहाँ पे हो जाएगा, हम बोलेंगे क्या 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये किसका हो जाएगा? प्रोटॉन का। अगर यहाँ पूछा जाए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना यहाँ पे होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, लगभग ये आपके क्या हो जाते हैं? दोनों आपके बराबर वहाँ पे हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हमें बता दो क्या हो जाएगा 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg आपको दोस्तों यहाँ पे हो, दो की बहुत कम यहाँ पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके आवेश क्या होते हैं, द्रव्यमान क्या वहाँ पे होते हैं, इनकी खोज किसने की, कब इनकी खोज वहाँ पे की गई, सारे चीज़ें आपको पता वहाँ पे होनी चाहिए, और सारी चीज़ें मैं बता भी रखा हूँ ऑलरेडी वहाँ पे। ब्रांड नाम टेफ्लॉन किस पॉलीमर को दर्शाता है? ब्रांड नाम आपका जो टेफ्लॉन होता है किस पॉलीमर को दर्शाएगा? ये ऑप्शन सामने आपके दिख रहे हैं, बताओ किसको यहाँ पे दर्शाएगा? क्योंकि ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आंसर आ रहा तुरंत आ जाएगा, नहीं आ रहा चाहे जितना परेशान हो दिक्कत यहाँ पे होती ही है। तो आप बताओगे ये हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए ये बताओ टेफ्लॉन की खोज, टेफ्लॉन की खोज कब वहाँ पे हुई थी? हम कहेंगे 1938 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज हुई थी? हम कहेंगे रॉय प्लैंकेट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1938 में आपका टेफ्लॉन की खोज वहाँ पे
की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, सुगंधित हाइड्रोकार्बन में उनके अणुओं में कम से कम बेंजीन जैसे रिंग होते हैं। कितने रिंग होते हैं? 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे। तो क्या बताओ कितने रिंग वहां पे होते हैं? हम कहेंगे केवल एक ही रिंग तो दोस्तों आपका होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एक रिंग यहाँ पे होता है। अगर पूछा जाए कि जो आपके बेंजीन होता है, बेंजीन की संरचना बताओ क्या होती है, बेंजीन की संरचना कैसी वहां पे होती है? आप कहोगे C6H6, ये इसकी संरचना दोस्तों यहाँ पे हो जाती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए बेंजीन की खोज, एक ये भी बता दो बेंजीन की खोज किसने वहां पे की थी, तो आप क्या बताओगे? माइकल, किसका नाम बताओगे यहाँ पे? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का नाम बता देना जिन्होंने किसकी खोज की थी? बेंजीन की खोज वहां पे की थी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, NaNO3 को समानता के नाम से जाना जाएगा। साधारण नमक है, बोरेक्स है, चिली सॉल्टपीटर है, ट्रोना है। ये बिल्कुल इजी सवाल है, आप देखते ही इसका आंसर वहां बता सकते हो। NaNO3 किस नाम से हम लोग जानते हैं? आप कहोगे चिली सॉल्टपीटर के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन सी पे आपको सीधा सीधा टिक कर देना है। साधारण देखो यहाँ पे एक सोडियम नाइट्रेट दिया जा रहा है NaNO3, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट आपको यहाँ बोला था, जिसे हम लोग चिली सॉल्टपीटर के नाम से वहां पे जाना जाता है। तो ये साधारण नमक को कैसे लिखते हैं? NaCl दोस्तों आपका ये हो जाएगा। और यहाँ बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स इसको लिखेंगे Na2B4O7 × 10H2O दोस्तों यहाँ पे होता है। और ये कभी पूछा जाए कि बोरेक्स का यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज होता है आपका सफाई में और कीटनाशक के उपयोग में होता है। ये बताओ ट्रोना क्या होता है दोस्तों यहाँ पे? ट्रोना में क्या बताओगे? Na2CO3 × NaHCO3 × 2H2, ये दोस्तों आपका ट्रोना होता है। इसे क्या कहते हैं? सोडा एस का स्रोत होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है सोडा एस का स्रोत वहां पे क्या होता है, आपका ये ट्रोना ही वहां पे हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर बाहर नहीं जाना चाहिए। बस जैसे ही मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं, रट्टा मार लेना, तैयार कर लेना, पेपर में यकीन मान चलना क्वेश्चन वहां से कोई बाहर आपका नहीं जाएगा। बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन आता है, लीवर किसका समृद्ध स्रोत होता है? शर्करा का, वसन घुलनशील विटामिन का, खनिज का, प्रोटीन का। तो लीवर किसका समृद्ध स्रोत वहां पे होता है? हम कहें किसका? ये कहोगे आप वसा घुलनशील विटामिन का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया लीवर में कौन सी वसा घुलनशील विटामिन संग्रहित यहां पे होती हैं, तो क्या बताओगे दोस्तों? यहां पे विटामिन कौन कौन सी आपके हो जाएंगे? एक आपका जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और कौन सी? के। ये सारी क्या होती है? यहाँ संग्रहित यहाँ पे आपकी होती हैं। तो क्या बताओगे? ADE के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ कसकुटा क्या है? कसकुटा क्या चीज वहां पे होती है? तो कसकुटा बच्चों क्या बताओगे क्या होता है? आप कहोगे दोस्तों कसकुटा क्या होता है? एक आपका परजीवी ही तो होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जो कसकुटा होता है ये किस प्रकार का पौधा यहाँ पे होता है? ये आपका पूर्ण परजीवी वहाँ पे पौधा आपका हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए जो आपका कसकुटा होता है इसको हम लोग किस नाम से वहाँ पे जानते हैं? आपने देखा होगा अमर बेल, आपने नाम सुना होगा अमर बेल। अमर बेल के नाम से ही आपका ये कसकुटा यहाँ पे जाना जाता है। या फिर इसका एक अन्य नाम और होता है, कहीं कहीं ये आपका डोडर के नाम से भी आपका वहाँ पे जाना जाता है। चाहे कसकुटा पूछ ले, अमर बेल पूछ ले, डोडर पूछ ले, सभी के नाम तीनों के एक ही नाम वहाँ पे हो जाएंगे। ट्रांसफिकेशन का अर्थ है संश्लेषण। ट्रांसफिकेशन का अर्थ है संश्लेषण लिपिड्स का, प्रोटीन का, DNA का, RNA का। तो क्या बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर? आप यहाँ पे आप सीधा सीधा कहोगे सर हम कहेंगे RNA का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर दोस्तों कभी ये पूछ लिया जाए RNA कितने प्रकार का यहाँ पे होता है, तो कितने प्रकार बताओगे? 3 प्रकार का। एक हो जाएगा आपका mRNA हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा दोस्तों आपका tRNA यहाँ पे हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा दोस्तों आपका rRNA यहाँ पे हो जाएगा, RNA दोस्तों यहाँ पे आपको ये क्या हो जाएगा? इनके प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन आता है, डीपीटी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? डीपीटी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए यहाँ पे दी जाती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो डीपीटी वैक्सीन अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया किस बीमारी के लिए आपकी दी जाएगी, आप यहाँ पे कहोगे डिप्थीरिया और आपका पर्टूसिस और आपका टेटनस के लिए। ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा आप राइट आंसर यहाँ पे बता दो, क्या हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए डीपीटी जो वैक्सीन है ये कब वहाँ पे दी जाती है, बच्चों में कब वहाँ पे दी जाएगी, दोस्तों ये मान चलना जब बच्चा आपका 6 सप्ताह का होगा, 10 सप्ताह का होगा और जो 14 सप्ताह का जब होता है, तो इन सप्ताहों में आपका ये डीपीटी वैक्सीन यहाँ पे आपको दी जाती है। क्या बताओगे, डीपीटी वैक्सीन यहाँ पे दी जाएगी। अधिकांश आपका क्रस्टेशियंस की बाहरी त्वचा एक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। यह कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज है, आपका गैलेक्टोज है, या काइटिन है, या स्टार्च है। तो ये क्या चीज़ आपकी यहाँ पे हो जाएगी, तो बताइए। अधिकांश आपका क्रस्टेशियंस की बाहरी त्वचा एक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हम कहेंगे दोस्तों ये क्या होगा, आपकी एक प्रकार की काइटिन यहाँ पे होती है। क्या होगी, काइटिन। अगर पूछा है काइटिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हम बताएंगे C8H13O5N। ये क्या हो जाएगा, काइटिन का रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपका हो जाता है, जो कि आपका एमिनो शर्करा का पॉलीमर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो क्या बता दोगे आप, ये इसका रासायनिक सूत्र भी यहाँ पे नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या चीज दिया जा रहा है, ये बताओ प्रदूषित वातावरण से निकलने वाले आपका पार्टिकुलेट मैटर को अक्सर किस प्रक्रिया के दौरान वहां पे फिल्टर किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया के दौरान इनको फिल्टर वहां पे किया जाएगा, आपका खांसी, छींकना, ए और बी, या मूत्र त्याग। तो प्रदूषित वातावरण से निकलने वाले आपके जो पार्टिकुलेटर मैटर होते हैं, जो आपके PM10 वहाँ पे होते हैं, को अक्सर किस प्रक्रिया के द्वारा फिल्टर वहाँ पे किया जाएगा। तो क्या बताओगे, तो खांसी बिल्कुल बात सही है, छींकना ये भी बात सही है। तो हम क्या कह देंगे, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो अगर क्वेश्चन ये बताओ PM10 यहाँ पे क्या होता है, ये माइक्रोन से छोटे कण जो आपके फेफड़ों में प्रवेश वहाँ पे कर, जैसे आप मान लो बाइक वहाँ पे चलाते होगे, तो इन कणों का आकार इतना छोटा वहाँ पे होता है कि हम लोग जो सांस वहाँ पे लेते हैं, तो ये फेफड़ों से मान लो वहाँ सांस द्वारा अंदर वहाँ पे आ जाते हैं। तो आपने कभी कभी देखा हो अचानक आपको छींक वहाँ पे आ जाती है, तो यही आपको दिक्कत होती है। इतने छोटे बारीक कण वहाँ पे होते हैं, हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, तो इनका फिल्ट्रेशन भी होगा, ये बाहर भी तो निकाले जाएंगे वहाँ पे। तो छींकना हो गया, खांसी हो गया, तो उसके द्वारा क्या होता है, ये सारे बाहर वहां पे निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से नवजात शिशुओं के लिए आदर्श भोजन कौन सा यहाँ पे होता है। पानी है, शर्करा है, शहद है, दूध है। तो ऐसा क्वेश्चन आप सीधा सीधा देख के बता दोगे, क्या होता है, दूध ही तो वहां पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक चीज ये भी याद कर लेना कि WHO के अनुसार कम से कम 6 महीने तक, कम से कम क्या बताओगे, 6 महीने तक बच्चे को आपका माँ का दूध ही वहाँ पे पिलाया जाना चाहिए। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। अब ये बताओ, आपकी हाइपोथर्मिया शरीर से अत्यधिक गर्मी के नुकसान के कारण होता है, जो अचानक कम शरीर तापमान के कारण होता है। आपका मेढक है, मनुष्य है, छिपकली है, सांप है। तो क्या बताओगे इसका आंसर, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चों सीधा सीधा क्या आंसर हम लोग बताएंगे। आप कहोगे मनुष्य का नाम, ह्यूमन का नाम लेना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या बताओगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो हमारा शरीर होता है, इसका टेम्परेचर कितना यहाँ पे होता है। मनुष्य का शरीर का जो तापमान दोस्तों होता है, ये कितना यहाँ पे होता है, आप बताओगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आपको पता वहां पे होना चाहिए। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये बताओ ठंडे रक्त वाले जीव कौन से होते हैं। जैसे हम लोग का जो ब्लड होता है, क्या होता है, गर्म यहाँ पे होता है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उनका बताओ जो ठंडे रक्त वाले जीव वहां पे होते हैं, तो देखो वो क्या होता है दोस्तों, आपका हो जाएगा छिपकली। एक हो गया छिपकली, एक हो गया दोस्तों सांप, छिपकली हो गया, सांप हो गया। इनका जो ब्लड होता है कैसा होता है, ठंडा होता है। एक जैसे दोस्तों आपका मेढक हो गया, मेढक का ब्लड कैसा होता है, आपका हो गया ठंडा। इनके ब्लड कैसे होते हैं, ठंडे ब्लड वहां पे आपके हो जाते हैं।
अब ये बताओ एक मासिक चक्र के दौरान सामान्यतः कितने अंडे वहां पे निकलते हैं? 3 अंडे, 2 अंडे, 1 अंडा, 4 अंडा। तो कितने अंडे दोस्तों वहां पे निकलते हैं? तो आप कहोगे बच्चों सीधा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक ही अंडा आपका वहां पे निकलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपकी मासिक चक्र की अवधि कितने दिन की वहां पे होती है, आप कहोगे टोटल 28 दिन की यहाँ पे होती है। अगर क्वेश्चन ये कभी पूछ लिया जाए, ये बताओ आपका जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन यहाँ पे होता है, नोट करना क्योंकि ये एग्जाम में पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपका यहाँ पे कि आपका जो एवोल्यूशन होता है या अंडा होता है ये कब निकलता है? आप क्या कहोगे 14वें दिन यहाँ पे दोस्तों आपका ये निकलता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाए। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका एक अंडा यहाँ पे बनता है, इस ये अंडा कितने दिन तक, कितने टाइम तक आपका जीवित वहां पे रहता है, तब भी क्या बताओगे आपका 12 से लेकर 24 घंटे तक ये अंडा आपका वहां पे जीवित वहां पे रहता है। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऑप्शन आपको दिया जाए तो कोई भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन गलत बिल्कुल वहां पे आपको नहीं करने हैं। अब ये बताओ आपका जो इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन क्या यहाँ पे होता है, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। तो बच्चों क्या बताओगे इमल्सिफिकेशन क्या होता है? आप कहोगे ये आपका हो जाएगा वसा को छोटे आपका ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका वसा होता है, वसा का बताओ अवशोषण कहाँ पे होता है? जो आपका वसा होता है, वसा का अवशोषण कहाँ पे होता है? हम कहेंगे छोटी आंत में। कहाँ बताओ? एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा वसा का अवशोषण कहाँ पे होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपका वसा होता है, वसा इसका भंडारण कहाँ पे होता है? वसा का भंडारण कहाँ पे होता है? कहाँ बताओगे आपका एडी का होता है आपका एडिपोज, एडिपोज आपका ऊतक होता है, यहाँ पे इसका भंडारण होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका वसा होता है, वसा का स्रोत क्या है, वसा कहाँ से आपकी निकलती है, तो आप क्या कहोगे ये आपका यकृत में। कहाँ पे? यकृत में। और संग्रहित कहाँ पे होती है? पित्ताशय में। संग्रहित कहाँ पे होती है? पित्ताशय में आपका ये इकट्ठा वहाँ पे होती है। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टैक्सोनॉमी एक विज्ञान है जो किससे संबंधित है? तो टैक्सोनॉमी विज्ञान है किससे संबंधित हो जाएगा? अगर पेपर क्वेश्चन का पूछा गया तो टैक्सोनॉमी किससे संबंधित हो जाएगा? हम कहेंगे किससे? वर्गीकरण से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो टैक्सोनॉमी के जनक, टैक्सोनॉमी के अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसके जनक कौन वहां पे हो जाएंगे, तो किसका नाम बताओगे आप? सीधा सीधा कहोगे कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। तो अगर पूछा गया टैक्सोनॉमी के जनक कौन हो जाएंगे, कार्ल लीनियस का नाम यहाँ पे आपको बता देना है। अब ये बताओ रक्तचाप किसकी अत्यधिक स्राव से बढ़ सकता है? थायरॉक्सिन है आपका, टेस्टोस्टेरोन है आपका, या एस्ट्राडियोल है, या आपका एस्ट्रोल हो जाएगा। तो रक्तचाप किसकी अत्यधिक स्राव से बढ़ वहां पे सकता है? तो क्या बताओगे? ये हो जाएगा दोस्तों आपका थायरॉक्सिन। किसका नाम बताएंगे? थायरॉक्सिन का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दोस्तों कभी ये आपसे पूछ लिया जाए कि जो थायरॉक्सिन ये किस ग्रंथि से स्रावित यहाँ पे होता है, तो उस ग्रंथि का नाम क्या बताओगे? आप कहोगे थायराइड। क्या बताएंगे हम लोग? थायराइड ग्रंथ यहाँ पे आप बता दो। कौन सी ग्रंथ? थायराइड ग्रंथ यहाँ पे हो जाती है। दोस्तों काउंट करते चलना स्कोर क्या हो रहा है। इन 15 क्वेश्चन बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे सही कर पा रहे हो? बायोलॉजी में अगर आपने 13 क्वेश्चन भी 15 में सही हो गए, मान चलना तैयारी बिल्कुल सही आपकी वहां पे चल रही है। सारस क्रेन किस राज्य का राज्य पक्षी है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य का नाम यहाँ बताएंगे? सारस क्रेन किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो हमें पता है ये आपका यूपी उत्तर प्रदेश का नाम बताना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया सारस क्रेन का ये बताओ वैज्ञानिक नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वैज्ञानिक नाम क्या बताओगे? ग्रुस एंटीगोन, ये नाम आप यहाँ पे सीधा सीधा बता देना है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बताओ क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा हो जाएगा? हम कहेंगे बारहसिंगा।
बारासिंगा नाम यहाँ पे आपको बता देना है, बारासिंगा यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या चीज हमसे यहाँ पूछी जा रही है। ये बताइए भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की रेंज क्या है, यानी कितनी ज्यादा उसके ऊपर आपके डेसिबल की ध्वनि वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो ध्वनि प्रदूषण स्तर की रेंज यहाँ पे क्या हो जाती है, हम कहेंगे 40 से लेके 45 डेसिबल आपकी रेंज है। ऑप्शन बी पे सीधा सीधा आपको टिक यहाँ पे कर देना है। अगर क्वेश्चन कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ भारत में रात्रि में जो आपका आवासीय क्षेत्र वहां पे होता है, कितने डेसिबल से ऊपर ध्वनि आप वहां पे नहीं बजा सकते हो, तो क्या स्तर यहाँ पे हो जाएगा, आप कहोगे 45 डेसिबल, 45 डेसिबल यहाँ पे आप बता दोगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर यहीं पे आपसे आवासीय क्षेत्र का छोड़ के औद्योगिक, यानी जहाँ फैक्ट्रियाँ वहाँ पे लगी रहती, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे आवाज़ तो आएगी ही वहाँ पे, तो औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि स्तर क्या वहाँ पे हो जाएगा, आप कहोगे 70 डेसिबल, 70 डेसिबल यहाँ पे आप कह दोगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में ध्वनि प्रदूषण नियम कब ये आपका लागू हुआ था, कौन से वर्ष में वहां पे लागू हुआ था, हम कहेंगे 2000 वर्ष में आपका भारत में ध्वनि प्रदूषण नियम आपका वहां पे लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है जो कि लाइनिंग करती हैं, कैसी लाइनिंग करती है, मौखिक गुहा, पेट है, एलियस है या कोलन है। तो क्या आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का, आप सीधा सीधा क्या कह दोगे, पेट कहोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों एक आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl यहाँ पे होता है ना, ये पूछा जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन काम क्या वहाँ पे होता है, तो पेट में pH कम करना, और जो पेट हमारे जो खाने के साथ बैक्टीरिया हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो बैक्टीरिया को मारना भी किसका काम वहाँ पे होता है, इसी HCl का ही काम वहाँ पे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। दोस्तों इसका सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिएगा, ताकि ये नोट्स आपको तैयार करने में कोई दिक्कत वहाँ पे देखने को ना मिले। बस एक बार ये कंप्लीट नोट्स तैयार कर लेना, और जो मैं यहाँ प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ, बस इसका पूरा सिलेबस अपना रिवीजन वहाँ पे करते हुए चलना। दोस्तों जो आपका एग्जाम जून महीने में वहाँ पे होने वाला है, जब भी आपका पेपर लगेगा, पेपर जरूर क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओके दोस्तों, कल हम लोग फिर मिलेंगे साथ में एक अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।